नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वक्त कहानी कुर्सी की। जी हां, दिल्ली की बात आज सबसे पहले होगी क्योंकि सरकार नई है, नई मुख्यमंत्री हैं, विपक्ष की रणनीति भी इसलिए नई है। कन्फ्रंटेशन की पॉलिटिक्स एक बार फिर है, धरना की पॉलिटिक्स एक बार फिर है। और ये मैं क्यों कह रही हूं, इसके पीछे एक तस्वीर है। दिल्ली में नई सरकार का पहला विधानसभा का सत्र शुरू हुआ। अंदर की तस्वीर पूरी तरह से बदल चुकी है। 8 विधायकों वाली बीजेपी अब 48 विधायकों वाली सरकार में तब्दील हो गई है। कल 12 बजे पेंडिंग पड़ी 14 कैग रिपोर्ट सदन में पेश की जाएगी। जाहिर है इसे लेकर आम आदमी पार्टी में बेचैनी भी बढ़ गई है और ये बेचैनी साफ तौर पर दिखने लगी है। अब जिस तस्वीर की बात थी वो तस्वीर आपके सामने है। अब से थोड़ी देर पहले नेता विपक्ष और आम आदमी पार्टी के विधायक सीएम दफ्तर के बाहर प्रदर्शन करने के लिए पहुंच गए। महिला सम्मान योजना के 2500 रुपए जारी करने की मांग को लेकर हंगामा भी शुरू हो गया। लीजिए, अभी तो सरकार बनी ही है, विधानसभा सजी ही है, विधायकों ने शपथ ली ही है, लेकिन आम आदमी पार्टी पूछ रही है भाई सम्मान निधि कहां गई, 2500 की राशि वो वादा कहां गया। यानी कि राजनीति का पैंतरा और तौर तरीका वही पुराना वाला है। इस वक्त आतिशी और आम आदमी पार्टी के सभी विधायक सीएम ऑफिस के अंदर मौजूद हैं। क्या कह रही हैं वो भी आपको बताएंगे। तस्वीर लगातार आप देख रहे हैं। आम आदमी पार्टी साफ तौर पर इस मुद्दे पर एग्रेसिव दिखाई दे रही है। हमारी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी से मुलाकात हुई। 2500 रुपये हर महीने जो दिल्ली की महिलाओं को देने का भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वादा किया था, उस मुद्दे को लेकर मुलाकात हुई। हमने उनको अपनी चिंता जताई कि मोदी जी ने वादा किया था कि पहली कैबिनेट की बैठक में 2500 रुपये प्रतिमाह दिल्ली की हर महिला को दिए जाने का जो फैसला है वो लिए जाएगा। हमें चिंता है इस बात की कि अभी तक ये फैसला नहीं हुआ। पहली कैबिनेट की बैठक 20 तारीख को हो गई, लेकिन अभी तक कोई भी फैसला नहीं हुआ। मोदी जी की दूसरी गारंटी थी कि 8 मार्च तक पहली किश्त 2500 रुपये की दिल्ली की सभी महिलाओं के खाते में आ जाएगी। तो हमने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी से आग्रह किया है कि 8 मार्च का वादा जरूर पूरा किया जाए। पहली कैबिनेट का वादा तो तोड़ दिया गया है, मोदी जी की गारंटी झूठी साबित हो चुकी है, लेकिन जो 8 मार्च की गारंटी थी, हम ये उम्मीद करते हैं कि 2500 रुपये दिल्ली की सभी महिलाओं के खाते में 8 मार्च तक जरूर आएंगे। अब देखिए, 8 मार्च की एक डेडलाइन भी पूर्व मुख्यमंत्री और इस वक्त नेता विपक्ष आतिशी दे रही है। ये कह रही है कि सरकार का वादा था, हम सरकार से वादा पूरा करवा कर रहेंगे। हम इसी पर कर लेते हैं चर्चा। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में समीर चौगांवकर जी, विनोद अग्निहोत्री जी और साथ ही हर्षवर्धन त्रिपाठी जी जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। बात अब तो सरकार के पाले में थी और सरकार के पाले में ऐसे थी हर्षवर्धन जी कि सरकार बन गई है, फटाफट 2500 रुपये महिलाओं के खाते में अब पहुंचने शुरू हो जाएंगे। आतिशी जी ने तेवर दिखा दिए हैं कि हम वैसे ही पॉलिटिक्स करेंगे जैसे हम सरकार में रहते हुए पॉलिटिक्स करते आए थे। नहीं, देखिए, बहुत साफ है कि आम आदमी पार्टी और नेता प्रतिपक्ष के तौर पर आतिशी, उनकी क्या कोशिश होगी कि किसी भी तरह से सरकार का एजेंडा फ्रीबीज पॉलिटिक्स के इर्द गिर्द घूमे। ये बड़ा बेसिक डिफरेंस होगा, इसको ध्यान देने की जरूरत होगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो चुनाव जीती है वो कोई फ्रीबीज पर नहीं जीती है, इसको समझिए। अगर फ्रीबीज वाले लोग उनके साथ आए होते तो आम आदमी पार्टी को 43% मत नहीं मिलते। भाजपा जो जीती है वो एस्पायरिंग जो इंडियन है, जो मिडिल क्लास है, जो बजट में 12 लाख वाली छूट मिल गई, जिसको लगा मोदी जी यमुना साफ करेंगे, जिसको लगा हवा ठीक हो जाएगी, जिसको लगा जाम कम लगेगा, जो रोज नौकरी करने जाता है, रोज घंटों जाम में फंसा रहता है, जो नाक दबाकर यमुना से गुजरता है। तो भाजपा को इस पर काम करना है, इसलिए उन्होंने आरती पहले दिन की, कैबिनेट में डिसीजन लिया, आयुष्मान भारत लागू किया। दूसरा क्या है, इनको 43% वाले को और 45% वाले के बीच में ये लगाना है कि देखो हम तो जो कर रहे थे वो और अच्छे से करते। तो आज इन्होंने नगर निगम में भी शुरू कर दिया, आधा वाला माफ हाउस टैक्स, ये कर देंगे वो कर देंगे। मतलब कुल मिलाकर ये लड़ाई फ्रीबीज पॉलिटिक्स और डेवलपमेंट पॉलिटिक्स के बीच की होगी। बेटर लाइफस्टाइल और लाइफस्टाइल खराब करके आपके हाथ में कुछ रुपए देने की होगी। तो आतिशी ठीक कर रही है, लेकिन एक बात जरूर समझना चाहिए आतिशी को, अरविंद के हारने का सीधा सा मतलब हुआ
ड्रामा, नौटंकी, इस तरह की पैंतरेबाजी वो जनता पसंद नहीं करती है। आपने यमुना में जहर मिलवा दिया था झूठ बोलकर, तो ये बहुत अच्छा नहीं है कि पहले दिन से आप ये तमाशे करें। रिजल्ट तो देख उसी का ना आम आदमी पार्टी को मिला है। जिस तरीके की पॉलिटिक्स को नकारा गया, उसीलिए इस वक्त आम आदमी पार्टी विपक्ष में बैठी है। लेकिन उन्हें ये लग रहा है कि अभी इधर कैग रिपोर्ट आए उससे पहले हम नंबर अपनी स्कोर कर लें। कहीं कारण ये तो नहीं है? भास्कर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं इससे पहले आप दोनों मेहमानों के पास आऊं। भास्कर, जरा तस्वीरें आप दिखाएं और आतिशी आम आदमी पार्टी क्या चाहती है, क्या उनकी रणनीति है? और देखिए, आम आदमी पार्टी ये चाहती है कि वेरी फर्स्ट डे से सरकार को घेरें और इससे डबल फायदा आम आदमी पार्टी को नजर आ रहा है। आपने सुना होगा, आतिशी ने सीधा सीधा कहा कि प्रधानमंत्री ने जो वादा किया था वो पूरा नहीं हुआ है। न सिर्फ दिल्ली सरकार बल्कि जो प्रधानमंत्री का क्रेडेंशियल्स है उस पे सीधे सीधे हमला करने की कोशिश है। आम आदमी पार्टी अब ये कह रही है कि अगर आपने एक वादा पूरा नहीं किया तो कम से कम जो मार्च के 8 तारीख तक वो महिलाओं के खाते में डाल दीजिए पैसे। वो आसान नहीं है, वो प्रैक्टिकल नहीं है। आम आदमी पार्टी को ये अच्छी तरह से पता है। सरकार में रहते आतिशी ने जब कोशिश की थी कि 1000 रुपया दिल्ली की महिलाओं को मिल जाए, अधिकारियों ने कहा था 3 से 4 महीने का वक्त मिल लगेगा। तो ये उनको भी पता है। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू होनी है, ये उनको भी पता है कि क्राइटेरिया फिक्स किया जाएगा कि किनको 2500 रुपये दिया जाए, किनको नहीं। 8 मार्च को ये हो सकता है कि घोषणा हो जाए, लेकिन 8 मार्च तक महिलाओं के भास्कर, ये टेक्निकलिटीज तो सभी समझ ही रहे हैं और ये बात तो आम आदमी पार्टी भी समझ रही है। इसलिए जानकार ये कह भी रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कैग रिपोर्ट आने की तिलमिलाहट या उस बात का डर है जो इस तरीके से एग्रेसिव पॉलिटिक्स में आतिशी दिखाई दे रही है। वो ये सोच रहे कि हम पहले पहले अपना नंबर स्कोर कर लें। देखिए, कैग रिपोर्ट्स के बारे में आम आदमी को अच्छी तरह से पता है कि इसमें अब किया नहीं जा सकता कुछ। जब तक वो होल्ड कर सकती थी वो होल्ड किया उसने, और अब उसका कुछ नहीं हो सकता। ये मुद्दा महिलाओं को 2500 रुपया देने वाला सीएजी रिपोर्ट का काउंटर नहीं हो सकता है, ये उनको अच्छी तरह से पता है। ये सिर्फ ये है कि हम अपना स्टैंड क्लियर कर दे कि बहुत आसानी से आपको किसी भी मुद्दे पे छोड़ने वाले नहीं है। और खासकर न सिर्फ दिल्ली की जो सरकार है बल्कि आम आदमी पार्टी की जो शीर्ष नेतृत्व है उस पे हमें हमला करना है। और हमारी राजनीति जिस हिसाब से चल रही थी वो चलती रहेगी। और टेस्टिंग टाइम है आम आदमी पार्टी के लिए भी। विपक्ष के रूप में पहली बार दिल्ली की सरकार में वो लोग आए हैं, तो वो अपना इरादा साफ करना चाह रहे हैं कि 5 साल आपको हम आसानी से नहीं रहने देंगे। हर मुद्दे पे आपको घेरा जाएगा, 1 मिनट भी आपको वक्त नहीं दिया जाएगा। बिल्कुल। भास्कर, आप रहे हमारे साथ। बीजेपी के बहुत सारे नेताओं के और रिएक्शंस भी हैं एक एक करके, वो भी मैं आपके सामने रखूंगी। लेकिन उससे पहले समीर जी, जो बात अभी आतिशी कह रही हैं कि आप 8 मार्च तक तो कम से कम ये कर ही दें, जबकि वो भी ये जानती हैं, वो भी मुख्यमंत्री रही हैं, कि कोई भी घोषणा कर देना और उसके बाद उसका इम्प्लीमेंटेशन करना, उसमें बहुत सारे तकनीकी पहलू हैं। निश्चित रूप से देखिए, लेकिन आम आदमी पार्टी ने जो फ्रीबीज की पॉलिटिक्स की थी, भारतीय जनता पार्टी ने तो चुनाव लड़ने के पहले जो संकल्प पत्र घोषित किया था उसमें तो उसने विस्तार ही दिया है। 25 रुपये देने की आपने घोषणा की, 21,000 रुपये आपने गर्भवती महिलाओं को देने की घोषणा की है, 5 रुपये में आपने अटल अन्न योजना की आपने घोषणा की है, दिवाली और होली पर 2 सिलेंडर देने की घोषणा की है, 500 रुपये में सिलेंडर देने की घोषणा की है। और प्रधानमंत्री मोदी ने कमिटमेंट किया था कि 8 मार्च को पहली किस्त 25 रुपये महिलाओं के खाते में दी जाएगी। तो मुझे लग रहा है कि आतिशी मुख्यमंत्री रही है 128 दिन दिल्ली की, तो 128 दिन जब दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी रही है तो उन्हें पता है कि दिल्ली की हालत क्या है। और जिस तरीके से फ्री बीज उन्होंने फ्री की राजनीति की है, पूरा खजाना खाली हो चुका, तो वो जानते हैं कि इतना आसान नहीं होगा दिल्ली की नई मुख्यमंत्री को 8 मार्च को महिला दिवस पे 25 रुपये सभी महिलाओं को देना। तो वो देखना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है रेखा गुप्ता की, वो कहां से 25 रुपये की व्यवस्था करती है। केंद्र सरकार से पैसा लेना पड़ेगा, तो उन्हें तो ये कहना है कि भाई 8 मार्च का प्रधानमंत्री ने कमिटमेंट किया था, 8 मार्च को महिला दिवस है, आप 25 रुपये दीजिए। तो मुझे लग रहा है कि अब ये पूरी पॉलिटिक्स जो है, भारतीय जनता पार्टी ने जो कमिटमेंट किया था फ्रीबीज का, उसे पूरा करवाने के लिए आदमी पार्टी प्रेशर डालेगी। और भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी है कि जो प्रधानमंत्री मोदी का कमिटमेंट था, जो उनका संकल्प पत्र का कमिटमेंट था, वो उन्हें पूरा करना पड़ेगा। और अब देखना बहुत दिलचस्प होगा कि कैसे ये फ्रीबीज की पॉलिटिक्स में भारतीय जनता पार्टी उलझ के रहती है या इससे निकलने के लिए कोई रास्ता निकालती है। बिल्कुल ठीक बात है। विनोद जी, अब देखिए, अब तक जितने वादे कम से कम महिलाओं को केंद्र में रखकर अलग अलग प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी ने किए, उस पर इम्प्लीमेंटेशन भी हुआ। लेकिन इतने सालों तक आप जब किसी राज्य की सत्ता से बाहर हो, जब आपको पता है कि बजट देने के लिए भाई कुछ बजट आपके खाते में होना भी तो चाहिए, अब आपको पता है कि खजाना खाली है,
लेकिन आम आदमी पार्टी का भी ये पैंतरा एकदम ठीक है, उनकी पॉलिटिक्स के लिए वही मुफीद है। ये क्या होता है कि चुनावी राजनीति में आजकल पिछले कुछ वर्षों से जो राजनीतिक दल हैं वो बिना इसकी चिंता किए कि कहाँ से देंगे, बजट कहाँ से आएगा, वित्तीय प्रावधान क्या होंगे, वो घोषणाएं करते हैं और उनमें एक प्रतियोगिता सी है घोषणाओं की। अब देखिए महाराष्ट्र में जो लाडली बहना योजना चली, लड़की बहना योजना, अब उसमें कटौती हो रही है, उसमें तमाम सारे लोगों के नाम बाहर किए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में भी डिले हो रही है। इस तरह की चीज़ें खबरें आ रही हैं सब जगह से, क्योंकि इतना ज़्यादा बोझ पड़ता है। दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी ने 2100 किया, उन्होंने 2500 कर दिया, कांग्रेस ने भी 3000 कर दिया, 2500 कर दिया था। तो ये सब प्रतियोगिता थी। आप याद करिए जब लोकसभा चुनाव खत्म हो गए और केंद्र में एनडीए की सरकार दोबारा बन गई, मोदी जी तीसरी बार प्राइम मिनिस्टर बने, तो कांग्रेस के दफ्तरों में महिलाओं का प्रदर्शन होने लगा था कि हमारे पैसे लाओ खटाखट वाले, जबकि कांग्रेस ने का वादा था कि सरकार बनेगी तब देंगे। लेकिन वो प्रायोजित प्रदर्शन जो है वो जगह जगह, लखनऊ में, दिल्ली में, सब जगह कि लाओ पैसे लाओ पैसे लाओ। तो ये विपक्षी दलों की या विरोधी दलों की एक रणनीति होती है। आतिश आपका बिल्कुल वो अंदाज सही है कि जो कैग रिपोर्ट आने वाली है उसके पहले आम आदमी पार्टी प्रधानमंत्री मोदी जी की घोषणा को लेकर के एक दबाव बनाना चाहती है। उसे मालूम है कि 8 मार्च तक सबके उसमें सर कल से तो सुर्खियां बदल जाएंगी ना, कैग रिपोर्ट जैसी सामने आएगी सुर्खी बदल जाएगी। अभी आतिशी ने एक सुर्खी तो बना ली कि मैं तो गई थी सीएम दफ्तर पे। सुर्खियां बदलेंगी लेकिन एक पेशबंदी भी तो है। जब कैग रिपोर्ट की चर्चा होगी तो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता जो है जब चैनलों पर बैठेंगे हम लोगों के साथ तो क्या कहेंगे? वो कहेंगे पहले 8 मार्च का कमिटमेंट पूरा करो। तो उनके पास एक बोलने के लिए एक मुद्दा हो जाएगा, हो गया। तो इसलिए, और मालूम है सबको कि 8 मार्च तक इतना मुमकिन आसान नहीं है, क्योंकि बहुत सारे प्रक्रिया जो होती है। ये मैं मानता हूं कि 2500 का जो वादा किया है वो भारतीय जनता पार्टी करेगी, सरकार करे। अभी सरकार को मैंने जुम्मा कितने दिन हुए हैं, अभी तो सरकार ने शपथ ली है 20 तारीख को और उसके बाद आज 24 तारीख को बात कर रहे हैं। तो लेकिन वो आम आदमी पार्टी ये जताना चाहती है कि हमारे भी 22 विधायक हैं, हम भी विधानसभा में विपक्ष हैं और दिल्ली में 43% वोट है, हमारे पास भी जनाधार है, इसलिए हम इस सरकार को इसी तरह लगातार मुद्दों पर घेरते रहेंगे। लड़ाई बराबरी की होगी, ऐसा नहीं कि कोई कम कोई ज्यादा होगा। विजय जी भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। विजय जी मैं आपके पास आऊं, एक छोटा सा रिएक्शन हर्ष जी देना चाह रहे थे। देखिए ये ठीक बात है, ये लड़ाई होगी, सब कुछ होगी, लेकिन हम लोगों को देश के जिम्मेदार नागरिक होने के नाते वो बात हमेशा कहनी चाहिए जो हम पहले भी कहते रहे। ये फ्रीबीज पॉलिटिक्स देश को बर्बाद करने वाली है। ऐसा नहीं होगा कि आम आदमी पार्टी जब खाते में डाल रही थी तो वो देश का बुरा कर रही थी, भाजपा खाते में डाल देगी तो वो भला करेगी। तो इसे हम लोगों को तो कम से कम पत्रकार के तौर पर और जिम्मेदार नागरिक के तौर पर लगातार बोलना चाहिए। भाजपा को डेवलपमेंट पॉलिटिक्स का वो एक कहें कि मॉडल पेश करना होगा जो फ्रीबीज पॉलिटिक्स पीछे छूटे। ये बात लेकिन बिल्कुल ठीक है, लेकिन सर मुझे ब्रेक एकदम शार्प ब्रेक के लिए बोला गया है। नहीं बिल्कुल सही कह रहे हैं हर्ष जी। और भाजपा हो या कांग्रेस हो जी, अगर डेवलपमेंट की पॉलिटिक्स करनी है तो चुनाव से पहले इस तरह की घोषणाओं से बचना होगा। जो फ्रीबीज की घोषणा आप मैं वही बोलने वाली थी कि अब आपने जो वादा कर दिया है, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। रोके जमाना, लेकिन वादा पूरा करना पड़ेगा। दे पाई तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी 2500 आम आदमी पार्टी से क्यों एक्सपेक्ट करें? एक्सपेक्ट तो जिसकी सरकार है उससे तो करनी होगी ना। इसको हमें बार बार बोलना पड़ेगा। हम किसी पार्टी के लिए नहीं कर रहे। बिल्कुल हर पार्टी ये जो वादा करती है वो जानती है कि खजाने में पैसा नहीं है, खाली है। तेलंगाना तो बड़ा समृद्ध राज्य था, नहीं है रेवंत रेड्डी के पास पैसा की 2500 महिलाओं को दे पाया। वेलकम बैक, कहानी कुर्सी की देख रहे हैं आप। हर्षवर्धन जी, विनोद जी, विजय जी, समीर जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं और अब बात होगी बैटल ऑफ बिहार की। जी हाँ, अब अगला चुनावी राज्य बिहार है और अब से थोड़ी देर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार पहुंचने वाले हैं। मौका किसान सम्मान निधि की अगली किश्त जारी करने का है, लेकिन बात साफ है कि दिल्ली जीतने के साथ ही बीजेपी का मिशन बिहार भी शुरू हो चुका है। एक तरफ जहां एनडीए पूरी तरह से इंटैक्ट दिखाई दे रही है, वहीं दूसरी तरफ आरजेडी और कांग्रेस के बीच आंख मिचौली का खेल तो चल रहा है। 18 दिन में राहुल गांधी 2 बार बिहार का दौरा कर चुके हैं। अपने करीबी कृष्णा अलवारू से मुलाकात भी हो चुकी है। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी उन्हें बना दिया गया है। वो आरजेडी के साथ चुनाव लड़ने के सवाल पर इशारा दे चुके हैं कि कांग्रेस को सम्मानजनक सीटें नहीं तो बिहार में उनकी राह दिल्ली वाली हो सकती है। और इन सबके बीच बात नीतीश कुमार की भी है। हाल के सर्वे में जो रिपोर्ट आई है वो ये बताती है कि सत्ता में नीतीश कुमार फिर से वापसी करते हुए दिख सकते हैं। लोकसभा चुनाव के बाद फिर आरजेडी को क्या नुकसान हो रहा है, सर्वे तो यही बता रहा है। रही सही कसर प्रशांत किशोर पूरा करने की कोशिश में लगे हुए हैं। ऐसे में बिहार की सियासी फिजा बहुत दिलचस्प है। एक एक करके तमाम सियासी रिएक्शंस आपके सामने रख दें और फिर चर्चा करेंगे।
अब बिहार का चुनाव आएगा तो बिहार आएंगे, लिट्टी खाएंगे, मधुबनी पेंटिंग देखेंगे, छठी मैया को याद करेंगे, जानकी मैया को याद करेंगे, जगह जगह जाएंगे, बोलेंगे कि बिहार को नंबर 1 बना देंगे, नंबर 1 बना देंगे। 20 साल से आप राज्य में हैं, अब तक बिहार सबसे फिसड्डी राज्यों में आ रहा है। अपना विशेष पैकेज दिया आपने आरंभ में, क्या आपने रंगना मैदान में आपने कहा था कि कितना 1.25 लाख करोड़ का पैकेज देंगे, क्या हुआ उस पैकेज का? कोई हिसाब किताब नहीं है। केवल जब चुनाव आता है तो मोदी जी को बिहार और बिहारी याद आते हैं, लेकिन अभी भी ये आ रहे हैं तो कोई नौकरी देने थोड़ी आ रहे हैं, कोई कारखाने लगाने थोड़ी आ रहे हैं, कोई ये पलायन रोकने और गरीबी मिटाने के लिए थोड़ी आ रहे हैं। ये केवल आ रहे हैं बिहार की जनता को भ्रमित रखना, चुनाव को मैनेजमेंट कैसे हो, यहाँ आ करके कुछ लोगों को इंस्ट्रक्शन देना कि इस तरह से काम हो, ये हो, चुनाव मैनेजमेंट करा जाए। माननीय लालू प्रसाद और माननीय तेजस्वी यादव के राय में अंतर हो गया, यह स्वाभाविक है। चूंकि पिता राजनीतिक रूप से नजरबंद है, पुत्र को उन्होंने ताज सौंप दिया। भाई तो मांग तो लगातार, किंग मेकर आपके पिताजी थे, एक उपलब्धि बता दीजिए। किंग मेकर थे दिल्ली में, कोई उपलब्धि मिली हो? अगर सेंट्रल यूनिवर्सिटी मिला, आईआईटी मिला, दूसरे संस्थान मिले, केंद्रीय संस्थान मिले, तो इसका योगदान नहीं है? पहले भी दिया है, आज भी दिया है, और पूरे बिहार में अगर सड़कों का जाल बिछा है, गंगा पर हर 40 किलोमीटर पर ब्रिज बन रहा है, तो इसमें केंद्र सरकार का भी यथोचित सहयोग है। भागलपुर आना अपने आप में एक बहुत बड़ा संदेश है, देश के लिए, राज्य के लिए और सकारात्मक विकास के लिए। और आज भागलपुर की धरती से पूरे देश, बिहार सहित पूरे देश के किसानों को केवल सौगात नहीं मिलेगा, बल्कि बताया जाएगा कि नरेंद्र मोदी के पहले किसानों को ठगने का काम किया। ये आज का केवल सौगात नहीं है, बल्कि सौगात है बदलते हुए बिहार का सौगात होगा। 15 में 1.5 लाख करोड़ का उन्होंने जो घोषणा किया वो पूरा हुआ, अभी लगभग 1.25 लाख करोड़ का, 2 लाख करोड़ का। तो डबल इंजन की सरकार नीतीश कुमार मोदी जी के नेतृत्व में बढ़ता हुआ बिहार, उसी का आज आगाज होगा। अब हम जरा बिहार के प्लेयर्स के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे बड़े प्लेयर तो नरेंद्र मोदी हैं ही, उन्हें तो आप गिनिए ही, लेकिन इसके बाद जब आप बिहार की बात करते हैं तो सबसे बड़ा चेहरा नीतीश कुमार का अब तक सामने आता रहा है। और जिस सर्वे की मैं बात कर रही हूं, जरा उस सर्वे को भी हमारे सामने रख दें, दर्शकों को समझने में आसानी होगी। वो सर्वे ये कहता है कि नीतीश कुमार का पलड़ा अब भी अपने बाकी प्रतिद्वंदियों के मुकाबले भारी दिखाई दे रहा है। इधर तेजस्वी यादव है, उनकी मुश्किलें खुद उनके अपने सहयोगी राहुल गांधी बढ़ा रहे हैं। अब अगर वो पदयात्रा निकालते हैं और ये पदयात्रा अकेले निकालते हैं तो ये टेंशन तो भाई सहयोगी दल के लिए बढ़ाएंगे ही ना, क्योंकि दिल्ली में भी अलग अलग लड़े तो नतीजा क्या निकला, बिहार में भी अलग अलग लड़ने पर आरजेडी और कांग्रेस की ताकत कितनी रहेगी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी पहले ही कह चुकी है कि हमें संगठन मजबूत करने पर काम करना है, और केवल अभी के पॉलिटिक्स नहीं, उसके अगले 5 साल की पॉलिटिक्स के लिए भी आपका संगठन का मजबूत होना जरूरी है। तो सवाल यही विजय जी, अब इस हिस्से में चर्चा की शुरुआत आपसे करते हुए, आपके सामने सर्वे का डेटा भी है, जिससे हमने विधानसभा की सीटों को एक्सट्रापोलेट करके भी उससे थोड़ा समझने की कोशिश की है कि अगर आज के समय में ये चुनाव हो जाता है तो फिर इंडिया गठबंधन की स्थिति क्या और एनडीए की स्थिति क्या, सभी समीकरणों को देखते हुए। देखिए, अभी जो ताज़ा राजनीतिक स्थिति है उसमें नीतीश कुमार तो सबसे लोकप्रिय नेताओं में से वहाँ पर है ही, और भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार से भी आगे निकल गई है। मुझे तो इस बात की भी संभावना कम लगती है कि सरकार बनने के बाद नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होंगे। पहली बात, एनडीए की सरकार बनने की संभावना सबसे ज़्यादा है नहीं, क्योंकि अब एक तो उम्र उनकी हो गई है, और एनडीए की सरकार बनी तो भी जेडीयू की सीटें पिछले से भी कम हो जाएगी मुझे लगता है। अच्छा, तो वो एकनाथ शिंदे की भूमिका में आने के लिए उन्हें तैयार रहना चाहिए। और जब निशांत कुमार की एंट्री हो गई है तो बीजेपी के लिए आसान हो गया कि निशांत को
दिल्ली में ले आए या कुछ करके और वहां पर भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बनाए। और नंबर ऑफ सीट्स कितना होगा, क्योंकि ये तो बहुत ज्यादा है। ये जो वोट शेयर भी मैं कह रही हूँ 52 और 42 का, ये 52 और 42 वोट शेयर तो मुझे ठीक लगता है, लेकिन नंबर ऑफ सीट्स जो है कि 210। हाँ देखिए, वो इसलिए मैंने कहा कि जो लोकसभा में सीटें आई थी उसी के आधार पर हमने ये एवरेज निकाला है, उसको किया। लेकिन हाँ, ये बात सही है, आरजेडी की सीटें अभी इससे अच्छी स्थिति में, आरजेडी की सीटें। और कांग्रेस भी, राहुल गांधी अपने लिए मजबूत संगठन को बनाने के लिए यात्रा कर रहे हैं, इसमें कोई बहुत बुराई वाली बात नहीं। जब चुनाव होगा तो मेरी संभावना तो लगती है कि कांग्रेस और आरजेडी और जो लेफ्ट पार्टीज है वो मिलकर ही चुनाव लड़ेंगी। लेकिन कृष्णा अलोगुरु कह रहे हैं कि यदि हमें सम्मानजनक सीटें नहीं मिली तो दिल्ली जैसी स्थिति में आएंगे, तो दिल्ली जैसी स्थिति में आएंगे तो हाल भी दिल्ली जैसा होगा। तो इसलिए कांग्रेस पार्टी अपने सम्मान से कॉम्प्रोमाइज कर ले। नहीं, सम्मान किस चीज पर? सम्मान का भी तो कोई आधार होता है ना। सीट, अच्छा, सीट का भी कोई आधार होगा कि नहीं होगा? आपने पिछली बार 70-72 सीटें ली थी, 19 सीटों पर आ गए थे। नहीं तो यदि आरजेडी कुछ और सीटें लड़ती तो शायद सरकार ही बना लेते दोनों मिलकर। तो ऐसे सम्मान का क्या फायदा है? आपको एक बेस आधार पता होना चाहिए कि कांग्रेस कितनी मजबूत जगह पर है। यदि वो 50 सीटें जीत सकती है, 50 सीटें ले, उसमें बात नहीं है। लेकिन आप सीट 20 जीत सकते हो और चाहते हो 100 सीटों का सम्मान हो, तो उससे नुकसान कांग्रेस और आरजेडी दोनों का हो रहा है। इसमें कोई बड़ा फायदा हो रहा हो कि कांग्रेस 100 सीटें लेकर बड़ा काम कर लेगी, ऐसा मुझे नहीं लगता। अब राहुल गांधी जी यात्रा करेंगे, उसके बाद कांग्रेस की ताकत कितनी बढ़ती है नहीं बढ़ती है वो है। लेकिन मुझे लगता है कि इंडिया और एनडीए गठबंधन दोनों इंटैक्ट है जी, उनमें कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं होने। आप ये कह रहे हैं कि इंडिया अलायंस इंटैक्ट होकर चुनाव लड़ेगा तो ठीक, नहीं लड़ेगा तो फिर हाल भी दिल्ली वाला। हर्षवर्धन जी, वोट शेयर भी इस वक्त मैं 2020 वाला रिपोर्ट कार्ड सामने रख रही हूँ, और प्रधानमंत्री मोदी की जो रणनीति है, और भागलपुर में खास तौर पर आज उनकी रैली है। भागलपुर जो कि खुद अपने आप में बड़ा दिलचस्प है। बीजेपी सब जीतती है, भागलपुर में भी जीतती रही, लेकिन पिछले चुनावों के नतीजे हमने देखे, भागलपुर कोई बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाया बीजेपी के लिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए जहां वो जीत गए हैं वो भी, और जहां हारते रहे हैं वो भी, वो हमेशा चुनौती रहती है। चुनौती क्यों रहती है? क्योंकि उनकी राजनीति में जो जाति वाला हिस्सा है वो होता तो है, लेकिन वो चिल्ला नहीं सकते, उसको कहकर वो राजनीति नहीं कर सकते, वो उनको नुकसान देता है। अभी चूंकि मुझे जो दिख रहा है कि ये चाहे निशांत कुमार का आना हो, और मैं कहानी कुर्सी पर लगातार ये बात कह रहा हूं और बहुत लंबे समय से कह रहा हूं कि नीतीश कुमार अब उनकी राजनीतिक पारी का समापन हो चुका है। भले वो बार बार कहा जाए चेहरा है, वो चेहरा नहीं होने वाले हैं, बार्गेन क्या होगी वो अलग बात है। लेकिन जरा इसको भी समझिए, नीतीश बड़े शानदार नेता है, समझते हैं नब्ज को। अभी जिस तरह से 60 करोड़ लोग महाकुंभ में नहा कर आ रहे हैं, जिस तरह से बिहार से हर रास्ता प्रयागराज की तरफ जाता दिख रहा है, जिस तरह से पूरे बिहार में एक सेंटिमेंट चेंज हो रहा है, और वो सिर्फ बिहार का मसला नहीं है, वो पूरे देश में इस तरह का एक सेंटिमेंट चेंज हो रहा है, जिसका हम परिणाम देखते हैं कि हरियाणा हो जाता है, महाराष्ट्र हो जाता है, और तो और दिल्ली भी हो जाता है। उस सब का प्रभाव भी शामिल है। तो आप उस तरह से मत देखिए कि जो राष्ट्रीय जनता दल पुरानी वाली है वही रहेगी, भाजपा वही वाली रहेगी। भारतीय जनता पार्टी का प्रभाव बहुत बड़ा है। किसानों को लेकर जिस तरह की आउटरीच शिवराज सिंह चौहान और नरेंद्र मोदी बैक टू बैक लगातार 2 दिनों में कर रहे हैं, जिस तरह से खुद नीतीश कुमार कर रहे हैं, तो मुझे लगता है बिहार का समीकरण इस बार बहुत बदला हुआ होगा। कांग्रेस प्लस या कांग्रेस माइनस विपक्षी गठजोड़ की स्थिति बहुत अच्छी नहीं रहने वाली। विनोद जी, लेकिन जो राहुल गांधी इस वक्त कर रहे हैं कि वो नॉर्थ की पॉलिटिक्स को और खास तौर पर कांग्रेस के संगठन को मजबूत करने का एक प्रयास कर रहे हैं। और अभी जो हर्षवर्धन जी कह रहे हैं प्रयागराज वाली बात, ये बात हम भी जानते हैं कि उससे माहौल बदला है, पर ये वही बिहार है जहां कमंडल के ऊपर मंडल हावी रहता है। देखिए, ये भी सच है। देखिए, प्रयागराज महाकुंभ से माहौल निश्चित रूप से बदला है। माहौल राम मंदिर के उद्घाटन से भी बदला था, लेकिन चुनाव के बाद माहौल दूसरा हो गया। तो कुंभ में जितने लोग आए वो सारे बीजेपी को वोट दे देंगे, 60 करोड़ लोग, फिर तो कुछ कहना ही नहीं है। ये नहीं है, कुंभ बहुत सारे लोग ऐसे भी गए हैं जो बीजेपी के वोटर नहीं है लेकिन हिंदू हैं, वोट डालने गए। अखिलेश यादव खुद गए नहाने। नहीं, मैं तो एक सामान्य व्यक्ति की बात कर रहा हूं, तो राजनेता है, एक एग्जांपल के तौर पे कह रही थी। बहुत सारे लोग गए, मतलब वो अलग बात है। लेकिन बिहार में नीतीश कुमार को आप कितना भी माइनस कर दें, नीतीश कुमार एक बैलेंसिंग फोर्स हैं, एक संतुलनकारी फोर्स हैं। इसीलिए बीजेपी तमाम, चाहे वो कुंभ का प्रभाव हो, राम मंदिर का प्रभाव हो, कोई प्रभाव, उसके बावजूद नीतीश कुमार को साथ क्यों चिपकाए हुए हैं? अगर बीजेपी इतनी मजबूत हो, झटक दे नीतीश कुमार को, ये घोषणा कर दे नीतीश कुमार चेहरा नहीं होंगे।
बीजेपी ये हिम्मत क्यों नहीं कर पा रही नीतीश कुमार भारत से नहीं होंगे अक्टूबर के विधानसभा चुनाव में? क्योंकि उसे नीतीश कुमार की जरूरत है। नीतीश कुमार का के इधर अगर आरजेडी की तरफ आ जाए वो वापस, तो फिर पालड़ा बदल जाएगा। 2015 याद कीजिए, पूरे उत्कर्ष पे थी भारतीय जनता पार्टी। नहीं, हम उस संभावना की तो सर इसलिए बात ही नहीं कर रहे हैं। संभावना एक सर मैं नीतीश कुमार के महत्व की बात कर रहा हूँ कि नीतीश कुमार का महत्व बिहार की राजनीति में है, वो महत्व है, इसलिए नीतीश कुमार की जरूरत बीजेपी को है। मैं सर दो अलायंस की बात कर रही हूँ विनोद जी। मेरा सवाल ये है कि एक तरफ बीजेपी है, जेडीयू है, उसमें चिराग पासवान की पार्टी भी है, बाकी दलों का भी साथ है, और एक दूसरी तरफ एक कंफ्यूजन इंडिया अलायंस में दिखाई दे रही है। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और फिर ये जो प्रशांत किशोर जो खेल खराब कर सकते हैं, इसे भी आप शामिल करें। देखिए, कोई कंफ्यूजन नहीं है इंडिया अलायंस में। इंडिया अलायंस में सिर्फ सीटों के तालमेल को और सीटों के बंटवारे की मसल फ्लेक्सिंग है। अच्छा। और कुछ नहीं है। जो विजय जी कह रहे हैं मैं भी कह रहा हूं कि इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन दोनों के जो एलाइज हैं वो एक साथ मिलकर लड़ेंगे। नीतीश कुमार कहीं नहीं जाएंगे, वो एनडीए में ही रहेंगे, लेकिन जितनी बार्गेनिंग वो कर सकते हैं उतनी करेंगे। और अभी तो नहीं, जब इनकी बार्गेनिंग की बात आएगी तो वहां भी इसी तरह की बयानबाजी शुरू होगी। एनडीए के अंदर भी जो लोकसभा चुनाव से पहले होती रही, जो वहां चल रही है। ये बात जरूर है कि राहुल गांधी को एक बात समझ में आ गई है कि जब तक कांग्रेस उत्तर भारत में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, इन राज्यों में जो क्षेत्रीय दल हैं उनके साथ बराबर के स्तर पर या एक सम्मानजनक तरीके से नहीं जुड़ेगी, तब तक उसका रिवाइवल संभव नहीं है। इसीलिए राहुल गांधी एक मेहनत कर रहे हैं। अब राहुल गांधी अगर मेहनत करेंगे, उसका जो भी फायदा होगा, 1%, 2%, 4% जो भी होगा, वो होगा तो इंडिया गठबंधन को ही, उसमें आरजेडी को भी होगा। जैसे उदाहरण के लिए झारखंड में भाई जो सरकार बनी दोबारा कांग्रेस और इसकी जेएमएम की, तो राहुल गांधी की यात्रा का थोड़ा बहुत तो फायदा हुआ होगा ना। ये सही है, ज्यादा मेहनत सोरेन की रही, जेएमएम की रही, लेकिन थोड़ा बहुत तो गिलहरी योगदान उसमें उनका भी रहा होगा। तो उसी तरह से जो भी होगा उसका फायदा। एक लाइन में जोड़ दूं कि राहुल गांधी की जो जाति जनगणना की पॉलिटिक्स है, उसका इम्तिहान तो बिहार में ही होना है, असली तो बिहार में ही हो रहा है। ठीक है, वेलकम बैक। कहानी कुर्सी की आप देख रहे हैं और बात हो रही है बिहार की। बिहार के भागलपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से थोड़ी देर में किसान सम्मान निधि की अगली किश्त देने जा रहे हैं। और भागलपुर पहुंचने का मतलब यह है कि नए तरीके से, नए सिरे से और ऊर्जा भरना, केवल अपनी ही पार्टी के कार्यकर्ताओं में नहीं बल्कि लीडरशिप को भी एक मैसेज देना है। बिहार की ये लड़ाई, ये दिलचस्प भी है। और ये जो प्लेयर्स की मैं फिर दोहरा रही हूँ, हम बात कर रहे हैं, ये प्लेयर्स कौन कौन हैं? समीर जी, हम चर्चा करें उससे पहले कुछ पॉलिटिकल रिएक्शंस और हैं, जिसमें तेज प्रताप हैं, पप्पू यादव हैं, चिराग पासवान हैं। वो क्या कह रहे हैं, एक बार हम दर्शकों को सुनाते हैं। ये जब विपक्ष में जाते हैं तब इनको इतनी चिंता काहे के लिए हो जाती है प्रभु? जब ये रहते हैं सत्ता में तब इनको चिंता क्यों नहीं होती? कौन था बैक टू बैक बिहार की सत्ता में 15 साल तक 90 के दशक में, जिसकी वजह से लोगों का पलायन हुआ? जंगल राज बिहार को क्यों कहा जाता है? इन्हीं लोगों की वजह से कहा जाता है ना। आज की तारीख में देश का विश्वास प्रधानमंत्री पर है और उस विश्वास पे खरे उतर रहे हैं। वादा पूरे करने की गारंटी प्रधानमंत्री है। निशांत की एंट्री हो रही है, निशांत की एंट्री हो रही है राजनीति में, क्या कहेंगे सीएम के बेटे नीतीश के बेटे को? अरे निशांत जी को आरजेडी ज्वाइन कर लेना चाहिए। एकदम अच्छी बात है, आना चाहिए। नीतीश कुमार जी के बेटे का पूरा अधिकार है, सौम्य है, विनम्र है, पहले ही लेट कर दिए, एकदम आना चाहिए। और बेटे आएंगे तो विभीषण लोगों से जनता दल यू बचेगा, बेटे को नेतृत्व करना चाहिए। ये पप्पू यादव जी का इशारा मैं पहले समझना चाह रही हूँ। समीर जी, अब चर्चा की शुरुआत आपसे करते हुए। देखिए, पप्पू यादव चाहेंगे, कांग्रेस चाहेगी, आरजेडी चाहेंगे कि नीतीश कुमार के बेटे निशांत जो 50 साल के हो गए हैं सक्रिय राजनीति में आ जाएं। अब वो इसलिए चाहेंगे क्योंकि परिवारवाद का जो आरोप लालू पे लगता है, नीतीश कुमार सारी जिंदगी से जिस आरोप से बचे रहे कि नीतीश कुमार ने कभी परिवारवाद की राजनीति नहीं की, इस पर उनका वो ठप्पा लग जाएगा। नीतीश कुमार के ऊपर जो सेकुलर छवि थी नीतीश कुमार की, अब उसके ऊपर भी झटका लगी गया है। जिस तरीके से वक्फ बिल पर लल्लन सिंह सपोर्ट कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं, तो नीतीश कुमार की छवि जब तक दागदार नहीं होगी, या जिस नाव पर लालू प्रसाद यादव सवार है या कांग्रेस सवार है, नीतीश भी अगर उस पर सवार होंगे तो हमला करने के लिए बिहार चुनाव में आसान होगा कि भाई अब नीतीश भी परिवारवाद की राजनीति कर रहे हैं।
देखिए, प्रधानमंत्री मोदी आज जरूर बिहार में किसान सम्मान निधि दे रहे हैं। 6 साल हो गए किसान सम्मान निधि को जारी की योजना को लागू किए हुए। 19वीं किस्त देने वाले अभी तक 3.5 लाख करोड़ रुपया किसानों को दिया जा चुका है। तो निश्चित रूप से ये एक बड़ा मामला है। अभी तो आप देखेंगे कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान 2 दिन पहले अभी बिहार भी गए थे, जो मखाना उद्योग को लेकर के भाई जो बोर्ड बनने वाला है उसको लेकर वो बिहार का दौरा करके आए। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के पास दिल्ली चुनाव जीतने के बाद अब अगला चुनाव बिहार में ही होने वाला है। 5 से 6 महीने बाकी है, तो अभी से रैलियां शुरू होंगी, घोषणाएं शुरू होंगी, सीटों का बंटवारा कैसा होगा, गठबंधन में कौन कौन शामिल होगा, वो सब तैयार होंगे। राहुल गांधी भी बिहार की यात्रा करेंगे। अभी 8 और 9 अप्रैल को अहमदाबाद में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की एक्सटेंडेड बैठक होने वाली 2 दिन की अहमदाबाद में। उसके बाद तय होगा राहुल गांधी का बिहार का दौरा। तो राहुल गांधी वहां पर बिहार में बताएंगे भाई तेजस्वी को कि कांग्रेस भी एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी है भारतीय राजनीति की, और आप उसे पूरा नजरअंदाज करके नहीं चल सकते। ठीक है, 2020 के चुनाव में 70 सीटें दी थी कांग्रेस, 19 सीटें जीती और 9-9.5% का वोट बैंक रहा है। तो राहुल ये कोशिश करेंगे कि भाई मैक्सिमम सीटें उन्हें वहां पर सम्मानजनक सीटें मिले, जहां वो जीत सकते हैं वो सीटें वहां मिले। और इस बार कोशिश होगी कि 17 साल से नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ, और कई बार नीतीश कुमार लालू के साथ भी सरकार बना चुके हैं, तेजस्वी को उप मुख्यमंत्री बना के। तो अब कोशिश होगी कि भाई ये परिवर्तन लिया जाए। और नीतीश कुमार की राजनीति जिस तरीके से कमजोर हुई है, हालांकि भारतीय जनता पार्टी मजबूत है, लेकिन लोकसभा चुनाव में जिस तरीके नीतीश ने 12 सीटें जीती है, केंद्र में नीतीश के गठबंधन से सरकार चल रही है, तो बहुत आसान नहीं होगा नीतीश को खारिज करना। भारतीय जनता पार्टी फिलहाल नीतीश कुमार के साथ लोकसभा चुनाव लड़ेगी, और लोकसभा का जो विधानसभा का चुनाव जो परिणाम आएगा उसके बाद तय होगा कि नीतीश मुख्यमंत्री रहते हैं या किसी और को बनाया जाता है। आगे की बात है। अभी तो हम कांग्रेस की और तेजस्वी की भी पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं विजय जी। हम उस पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं जहां पर जाति वाली राजनीति खुलकर होती है, जहां पर कमंडल के ऊपर मंडल हावी रहता है। राहुल गांधी जातिगत जनगणना का ये कार्ड कितना सक्सेसफुली प्ले कर पाते हैं, ये तो बिहार की इसी चुनाव से पता चलेगा। बिल्कुल ठीक बात है। इसीलिए मैंने कहा कि बिहार एक तो वैसे भी जातिगत राजनीति का बड़ा केंद्र माना जाता है। वैसे तो हम सब जगह ही देख रहे हैं कि जातिगत राजनीति चलती है, जाति की राजनीति चल रही है, महाराष्ट्र में भी हमने देखा, लेकिन बिहार में खासतौर से, और फिर जातीय जनगणना को लेकर सारा का सारा इशू खासतौर से बिहार में उठा गया। आरजेडी वहां पर है, हालांकि नीतीश कुमार की पार्टी ने भी अपनी तरफ से सपोर्ट किया है। तो और राहुल गांधी जिस तरह से संविधान को अपनी जेब में रखकर, पॉकेट में लेकर और आरक्षण की बात करते रहे हैं, तो क्या राहुल गांधी संविधान को जेब में रखे नहीं, राहुल गांधी जो है क्या अपनी जातीय जनगणना की पॉलिटिक्स के सहारे कांग्रेस को यहाँ मजबूत कर सकते हैं? ये इसका बड़ा टेस्ट यहाँ पर होने वाला है। इसमें मुझे अभी कोई शंका नहीं लग रही, मतलब हो जाए, राजनीति में तो कुछ भी हो सकता है। बाकी आरजेडी प्लस कांग्रेस मिलकर ही चुनाव लड़ेंगे, और कांग्रेस पिछले बार से बेहतर प्रदर्शन कर सकती है। मतलब नंबर ऑफ सीट्स का पता नहीं, नंबर ऑफ वोट्स जो है, वोट परसेंटेज उसका बढ़ेगा। और तेजस्वी है, कोई कमजोर होने वाले लगते हो ऐसा भी मुझे नहीं दिखाई देता। जन स्वराज की जो पार्टी है, प्रशांत किशोर जी क्या करते हैं क्या नहीं करते, लेकिन भारतीय जनता पार्टी आज की तारीख में नंबर 1 पार्टी पर है, और वो बहुत आगे है नंबर 1 पर। पिछली बार जैसे 75-74 का जो मसला है उससे कहीं वो आगे निकल गई है, और उस ज्यादा मजबूत तैयारी से वो लड़ रही है। रैंकिंग की अगर हम बात करें हर्षवर्धन जी, रैंकिंग में इस वक्त बीजेपी सबसे मजबूत है। बीजेपी के बाद आप आरजेडी को देख रहे हैं या जेडीयू को देख रहे हैं, और क्या आरजेडी और जेडीयू दोनों को इक्वली नुकसान पहुंचा पाने की स्थिति में प्रशांत किशोर हैं भी या नहीं? देखिए, मुझे लगता है कि अभी प्रशांत किशोर राजनीति कर रहे हैं, बस इतना भर है। अभी वो किसी को बहुत नुकसान पहुंचा देंगे ये मैं नहीं देख पाता हूं, क्योंकि ठीक है कुछ समय चर्चा में आ जाते हैं, फिर वो गायब हो जाते हैं। मेहनत भी उन्होंने बहुत की, ये भी कहना ठीक नहीं होगा कि एकदम से हवा में उड़ के पहुंचे। वो लगातार पदयात्रा कर रहे हैं, अपनी पार्टी बनाई, बीच बीच में वो आंदोलन भी करते दिखे, लेकिन अभी वो कोई भी मतदाता समूह अपनी तरफ खींच पाए हो ऐसा होता हुआ नहीं दिख रहा। तो हम उन्हें खारिज तो नहीं करेंगे, कोई भी नया व्यक्ति आ रहा है राजनीति में तो बिल्कुल आना चाहिए, लेकिन किसी जगह वो नुकसान पहुंचाएंगे ऐसा नहीं। दूसरा, लड़ाई तो बीजेपी आरजेडी की ही होने जा रही है, और मैं ये जो चुनाव देख रहा हूं इसको भले ही कांग्रेस अगर साथ में आएगी तो ही उसका फायदा है, नहीं तो उसका भारी नुकसान होगा, ये भी समझिए। जो इन दोनों पार्टियों के साथ बना रहेगा वही इस चुनाव में बचा रहेगा। ये चुनाव वो वाला नहीं होने वाला है कि उनकी ताकत अलग से देखिएगी। और जहां तक जेडीयू का नंबर है तो जेडीयू तीसरे नंबर पर थी, तीसरे नंबर पर ही रहेगी। कितनी रहेगी ये देखने वाली बात होगी। और भाजपा और राष्ट्रीय जनता दल उनके बीच का अंतर इस बार बढ़ेगा ऐसा मुझे लगता है। जो 75-74 है इस बार वो अंतर थोड़ा अधिक का होगा।
बिहार में क्या दिल्ली वाला पैटर्न विनोद जी हो सकता है? क्या राहुल गांधी अलग जा सकते हैं? देखिए, दिल्ली और बिहार में फर्क है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी जो है वो कांग्रेस की छाती पे चढ़ के सत्ता में आई थी जी, और हरा करके बुरी तरह। हालांकि आरजेडी का भी उद्भव जब हुआ था 89 में तो कांग्रेस को हरा के हुआ, लेकिन उसके बाद गंगा में बहुत पानी बह गया था और आरजेडी और कांग्रेस के बीच सहयोग का काफी लंबा इतिहास हो गया। यूपीए सरकार में, यूपीए 1 में लालू प्रसाद यादव प्रमुख घटक थे उसके, उसमें रामविलास पासवान भी थे, याद करिए। और उसके बाद कई चुनाव, एक चुनाव छोड़ के 2009 का लगातार आरजेडी और कांग्रेस मिलकर लड़े चुनाव। बिहार में मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस अलग होकर चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस आरजेडी मिलके ही चुनाव लड़ेंगे, लेफ्ट भी उनके साथ होंगे, हम सारे चारों मित्र इस बात पे सहमत हैं। और दूसरी बात यह है कि ये बात आरजेडी को भी पता है कि अकेले आरजेडी पैन बिहार में बीजेपी और नीतीश कुमार का जो गठबंधन है जिसमें चिराग पासवान भी है, उसको चुनौती नहीं दे सकता राष्ट्रीय जनता दल। वो उसको कांग्रेस की जरूरत है और कांग्रेस तो इस स्थिति में ही नहीं है कि किसी को चुनौती दे सके बिहार में, उसको आरजेडी की जरूरत पड़ेगी। इसलिए मुझे अलग होने का कोई कारण नहीं दिखता। सिर्फ जो भी रस्साकसी है वो सीटों के बंटवारे को लेकर के, कौन सी सीट, कितनी सीटें, कौन कहां लड़े। देखिए, लोकसभा चुनाव में आप देखिए, अगर स्ट्राइक रेट देखें बिहार में तो कांग्रेस का आरजेडी से ज्यादा अच्छा था जी। कांग्रेस 6 या 7 सीटें लड़के 3 सीटें जीती है और आरजेडी सिर्फ 4 सीट जीत पाई। तो उस लिहाज से, क्योंकि जो सीमांचल का इलाका है वहां कांग्रेस को अच्छा वोट मिला, ये बात तेजस्वी यादव को भी समझ में आएगी। इसलिए कांग्रेस को पप्पू यादव भी कांग्रेस के खाते में जोड़ दीजिए, पप्पू यादव को भी कांग्रेस खाते में अगर जोड़ दीजिए 4 और 4 बराबर हो जाते हैं। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि कांग्रेस और आरजेडी एक दूसरे से अलग होने का जोखिम नहीं उठा सकते, नंबर 1। दूसरी बात, उसी तरह बीजेपी और जेडीयू भी एक दूसरे से अलग होने का जोखिम नहीं उठा सकते। पिछली बार नीतीश कुमार का जो नुकसान हुआ था उसके लिए बीजेपी की जो रणनीति थी जिसमें चिराग पासवान को आगे किया गया था, उस वजह से नीतीश कुमार की पार्टी 42 सीटों पर आके अटकी थी। चिराग पासवान ने सबसे ज्यादा नुकसान तो आरजेडी का थोड़ी किया था, नीतीश कुमार का ही किया था। और आज चिराग पासवान एनडीए में है, सीटों के बंटवारे को लेकर के जो रस्साकसी एनडीए में जब होगी तब होगी, लेकिन बीजेपी भी अफोर्ड नहीं कर सकती कि नीतीश कुमार को माइनस करके पूरे बिहार में अकेले चुनाव लड़ ले। अब हम एक बार थोड़ी सी भागलपुर की भी बात का नाम जोड़ दूं मैं छोटा सा। चिराग पासवान की क्या भूमिका रहेगी? क्या वो अब भी हनुमान बने हुए प्रधानमंत्री जी के उसी भूमिका में रहेंगे जो पिछली विधानसभा चुनाव में थे? उससे बहुत असर पड़ सकता है। और दूसरा, क्या प्रशांत किशोर अभी आगे के 6 महीने में तय कर पाएंगे कि वो किसके खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं? क्या वो भारतीय जनता पार्टी के नुमाइंदे के तौर पर, एक विपक्षी पार्टी के तौर पर रहेंगे? तो कोई बहुत बड़ा फायदा उनके होने वाला नहीं है जो अभी लग रहा है। कहीं आपको ये लग रहा है कि कहीं तो अपना एक तरफ एक स्टैंड उनको लेना पड़ेगा। और दूसरी बात, प्रशांत किशोर अगर अकेले लड़ेंगे तो प्रशांत किशोर क्या इतने बड़े प्लेयर होंगे कि बिहार में सरकार बनाते दिखाई पड़े? लोग वोट तब देंगे, तो वोट क्यों देगा कोई? देखिए, वोट जो पड़ेगा वो या तो एनडीए गठबंधन के पक्ष में पड़ेगा या इंडिया गठबंधन के पक्ष में पड़ेगा, क्योंकि दोनों प्लेयर तो यही होंगे, सरकार बनाने और सरकार के दावेदार। इसीलिए कोई भी रीजनल पार्टी तभी पावर में आती है जब वो अपने राज्य में सरकार बनाने का दावेदार होती है। उत्तर प्रदेश में बीएसपी जब दावेदार बनी तो पावर में आई। तो ये प्रशांत किशोर का अभी और जहां ऑलरेडी इतनी सारी रीजनल पार्टीज मजबूत पार्टी है और मजबूत पार्टीज हो, जाति आधारित पार्टी भी हो, वहां पर जन स्वराज पार्टी की किस्मत क्या रहने वाली है ना विजय जी? ये संशय ही है। अभी किस्मत पर मैं चर्चा नहीं करना चाहता क्योंकि मैं उसको पार्टी को कोई बहुत बड़ी पार्टी के तौर पर नहीं देखता। बहुत लोग उसको बहुत हाइप दे रखा है और वो प्रशांत किशोर जी का मैनेजमेंट है, नुकसान पहुंचाने लायक स्थिति में भी नहीं है। बिल्कुल, मुझे लग रहा है कि लोगों को अल्टरनेटिव तो मिला। 15 साल लालू प्रसाद का शासन देखा है, 17 साल नीतीश कुमार का शासन देखा है। वो तो प्रशांत किशोर तो भाई सबकी राजनीति को समझते हैं। वो उपाध्यक्ष भी रहे नीतीश कुमार के साथ, राजनीति को समझना और भारतीय जनता पार्टी समझते हैं। बिहार की जातिगत ये तो कोई गारंटी नहीं, लेकिन बिहार की जातिगत राजनीति को बहुत अच्छे से समझते हैं वो। लेकिन जातीय आधार नहीं है ना, उसी हिसाब से चुनाव जातीय आधार जो उनका है वो बीजेपी के साथ है, जो क्योंकि वो अपर कास्ट से आते हैं। बिहार बहुत ही कास्ट ड्रिवन सोसाइटी है और वहां सबसे ज्यादा कास्ट पोलराइजेशन होता है। प्रशांत किशोर की सबसे बड़ी चुनौती यही है कि विकल्प वो इसलिए नहीं बन पा रहे हैं क्योंकि जो उनका सोशल बेस है वो बीजेपी के साथ है।
ऐसा नहीं होता ना सर, लालू प्रसाद यादव तो मुसलमान भी तो वोट देते हैं ना, कोई जरूरी नहीं है कि यादव होगा तो मुसलमान वोट नहीं देगा। प्लेयर नहीं बनेंगे किशोर, जब तक प्लेयर नहीं, मुसलमान एमआईएम को नहीं दे रहा वोट, जातिगत समीकरणों का कैंडिडेट उतारेंगे, प्रदेश तक दलित बनाया वोट तो दिया था, वो अलग बात है कि तेजस्वी जी अपने साथ लेकर चले गए थे। 4 विधायक आए, लेकिन मैं कह रहा हूं कि एमआईएम कोई बड़ी पार्टी तो नहीं बन पाई, हर जगह लड़ सकी है, और एमआईएम के उन्हीं कैंडिडेट्स को वोट मिला जो खुद अपनी हैसियत इंडिपेंडेंट के तौर पर या आरजेडी से निकल के गए थे, तो वो कैंडिडेट का वोट ज्यादा था बजाय कि एमआईएम का वोट था। ये हर्ष जी की चिराग से मुलाकात रहती है, क्या संभावना लग रही है? नहीं ये खैर ये तो अलग बात हो गई, लेकिन मुझे इसमें कोई एक जो पक्ष आपने कहा कि हनुमान रहेंगे, क्या हनुमान ही बने रहेंगे, दूसरा पक्ष ये है कि अलग से नहीं लड़ेंगे, इसी गठजोड़ का हिस्सा होकर लड़ेंगे, इसमें कोई भ्रम। जैसे पिछली बार अलग से लड़े, पिछली बार अलग से लड़े, तो पिछली बार और इस बार की क्योंकि उस बार तो उनके नीतीश से खिलाफत थी, बिल्कुल इस बार ऐसा नहीं, इस बार तो सब साथी हैं, सब सहयोगी हैं। इस बार मेरा ही मानना है, इस बार अलग से लड़े थे तो आशीर्वाद भी था उनको ऊपर का। नहीं, और हनुमान बन के मोदी जी कहेंगे उसकी लंका जलाएंगे, मोदी जी कहेंगे उसकी लंका जलाना, उसकी लंका जलाएंगे। हर्षवर्धन जी, एक बार भागलपुर पे भी हम बात कर लें, आप इसी में अपनी बात को जोड़ दीजिएगा। भागलपुर, अभी आप ये कह रहे थे ना कि यादव है तो मुस्लिम उन्हें क्यों वोट दे रहे हैं? भाई भागलपुर ये वही जगह है जहां पर हिंदू मुस्लिम राजनीति के लिए भी सबसे बड़ा बैटल ग्राउंड है, सबसे बड़ी प्रयोगशाला है। इसके अलावा लालू प्रसाद जी ने भी जहां से अपनी ये यादव और मुस्लिम वाईएम वाली पॉलिटिक्स शुरू की, माई पॉलिटिक्स शुरू की, वो भी भागलपुर ही है। हर्षवर्धन जी, नहीं देखिए, निश्चित तौर पर उस राजनीति के लिहाज से कहें तो अभी भी उस राजनीति का बड़ा दबदबा है जो लालू प्रसाद यादव को 15 वर्ष सत्ता में रखता है। अभी बाहर भले हों लेकिन अभी मजबूत है। मेरा ये मानना है 25 का चुनाव थोड़ा अलग होने जा रहा है। ये चुनाव जनता वहां देख चुकी है। 15 साल आप उसको जंगल राज कहें, आप उसको जो एक वर्ग के हाथ में लाठी आ जाना कहें या ताकत मिल जाना कहें, फिर 15 साल उस जंगल राज से मुक्ति कहें, सड़क बिजली पानी आ जाना कहें, महिलाओं को साइकिल आ जाना। अब उसके आगे के बिहार की जरूरत है। बिहार जहां खड़ा है उनको भी तो बुरा लगता है ना कि दूसरी किसी राजधानी में जाओ तो पटना उससे 30 साल 40 साल पीछे दिखाई देता है। एक भी शहर नहीं है वहां ढंग का पूरे राज्य में। तो मुझे लगता है इस पर भी चुनाव होगा। वो कहां से मिलेगा जब तक आप बीजेपी को लगभग क्लियर मैंडेट नहीं देंगे, या दूसरा वर्ग अगर इतना प्रभावी हो जाए कि लालू जी की पार्टी को तेजस्वी जी की पार्टी दे। मुझे लगता है कि वो भरोसा तेजस्वी जी की पार्टी में नहीं आ पाया है। वो एक जगह जाकर रुक गए हैं, जिसको कहते हैं ना कि एक जगह तक पहुंचे तो, लेकिन अब उसके आगे उनकी गुंजाइश नहीं है। भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू और एलजेपी और मांझी जी का ये जो गठजोड़ बनेगा, ये इस बार क्लियर कट बहुत अच्छी मेजॉरिटी के साथ इस वजह से जाएगा क्योंकि उनको भी पता है कि अगर आपको देश के दूसरे राज्यों के साथ जाना है, वरना हर छठ में हर दिवाली में यही स्टेशन वाले दृश्य देखिए, बिहार में बर्बादी देखिए, वही खुश हो जाइए कि थोड़ा सा सड़क अच्छी बन गई, थोड़ी सी बिजली अच्छी आने लगी। गठजोड़ को तो मेजॉरिटी मिलती ही है, सवाल बीजेपी को अकेले मेजॉरिटी मिलने की बात है। गठजोड़ को मेजॉरिटी तो लगातार 2005 से मिल ही रही है एनडीए को, बीजेपी या जेडीयू को मिलाकर के। बड़ा होगा इस बार बीजेपी का नंबर बड़ा होगा। यही कह रहा हूं, नंबर बहुत बड़ा होगा। इसलिए मैंने कहा 15 साल जनता ने देख लिया, ये बार्गेन करने वाला अवसर इस बार जनता ने। लेकिन बिहार की दुर्दशा से बीजेपी भी अपनी जिम्मेदारी बच नहीं सकती है, सत्ता में वो भी रही है। आप ये नहीं कह सकते कि आप सत्ता के 50% पार्टनर रहे हैं तो बिहार की जो दुर्दशा है उसमें आपकी, अगर आप उसके अच्छे का श्रेय लेते हैं तो आप उसकी दुर्दशा का भी आपकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। पिछले कुछ सालों में तो, लेकिन सर ये देखिए ना, पिछले कुछ सालों में तो डावाडोल परिस्थिति ही बनी रही। बीजेपी ने जब ठीक करने की कोशिश की, नीतीश जी ने पलटी मारी है। नीतीश जी तो मौका परस्त राजनीति के सबसे बड़े प्रतीक हैं। वेलकम बैक। कहानी कुर्सी की के इस हिस्से में बात होगी प्रयागराज की। सनातन का सबसे बड़ा महापर्व प्रयागराज महाकुंभ अपने समापन में अब केवल 48 घंटे शेष हैं। आज 43वें दिन 63 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु अब तक डुबकी लगा चुके हैं। महाशिवरात्रि को आखिरी महास्नान है। उम्मीद ये की जा रही है कि श्रद्धालुओं का आंकड़ा 70 करोड़ तक भी जा सकता है। हालांकि अभी तो अतिशयोक्ति ही लग रहा है, लेकिन जिस तरीके की भीड़ अपरंपार है, कुछ कहा भी नहीं जा सकता, गारंटी किसी बात की दी नहीं जा सकती। महाकुंभ को लेकर विपक्ष ने जो सवाल खड़े किए उस पर प्रधानमंत्री मोदी ने जोरदार प्रहार किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि गुलामी की मानसिकता से घिरे हुए कुछ लोग हमारे मठ, मंदिरों, संत, संस्कृति, सिद्धांतों पर हमला करते रहते हैं। सीएम योगी ने भी विपक्ष को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष महाकुंभ में हजारों मौत का दावा कर रही हैं क्योंकि उनकी सोच नेगेटिव है। डिजिटल तकनीक के जरिए 28,000 लोग अपनों से मिले, वो उन्हें नहीं दिखा। आप दोनों रिएक्शन सुनिए, फिर करेंगे चर्चा। कि नेताओं का एक वर्ग ऐसा है
जो धर्म का मखौल उड़ाता है, उपहास उड़ाता है, लोगों को तोड़ने में जुटा है। गुलामी की मानसिकता से घिरे हुए लोग हमारे मत, मान्यताओं और मंदिरों पर, हमारे संत, संस्कृति और सिद्धांतों पर हमला करते रहते हैं। ये लोग हमारे पर्व, परंपराओं और प्रथाओं को गाली देते हैं। जिनके बारे में कांग्रेस अध्यक्ष कहते हैं कि साहब महाकुंभ में हजारों लोग मारे गए, तो हजारों मारे नहीं गए, डिजिटल बया केंद्र उनको उनके घरों से बनाने का काम कर रहा है। क्योंकि उनकी दृष्टि नेगेटिव है, इसलिए वह ये मानते हैं कि वे नहीं है, लेकिन वे हैं और अपने परिवार वालों से मिल रहे हैं। आप अनुमान करिए 28,000 लोग ऐसे जिनको मिला दिया गया। हाँ, चूंकि भीड़ थी, आप मान के चलिए प्रयागराज सिटी के अंदर कितनी की आबादी है। प्रयागराज सिटी को क्षमता उसकी 22 से 25 लाख लोगों को अपने अंदर समाहित करने की। महाकुंभ का जो क्षेत्र है, हम मान करके चलते हैं कि 25 से 30 लाख लोग वहां पे एक साथ इकट्ठे हो सकते हैं। लेकिन जिस सिटी में एक साथ 5 से लेके 10 करोड़ लोग आ जाएं एक ही दिन में, और फिर उन्हें डिस्पर्स करने के लिए हम कोई फोर्स का उपयोग तो करेंगे नहीं, क्योंकि श्रद्धा भाव से आया है, स्नान करें, लेकिन वह शांतिपूर्ण तरीके से अपने घर की ओर भी प्रस्थान कर जाए। ये बात तो ठीक है हर्षवर्धन जी, जो जैसे टीएमसी की नेता कह रही थी यह मृत्यु कुंभ है, इस तरीके के बयानों का कोई अर्थ नहीं है। मल्लिकार्जुन खड़गे ये कहते हैं कि महाकुंभ स्नान करने से कोई गरीबी नहीं मिट जाएगी, इसका कोई औचित्य नहीं है। लालू यादव जैसा कहते हैं कि ये महाकुंभ फालतू है। क्या औचित्य है? आप कैसे इतने करोड़ों लोगों की आस्था और उनके संस्कृति पर आप ऐसा कुठाराघात कर सकते हैं? देखिए, जब कुंभ शुरू नहीं हुआ था तब इस तरह की बयानबाजी ये करते तो समझ में आता। आपको हमला करना होता है, सरकार को घेरना होता है, तैयारी हुई या नहीं हुई। जैसे जब कुंभ शुरू नहीं हुआ तो उसके पहले ही अखिलेश जी वहाँ टोटी लगी कि नहीं लगी नल की, खंभा बिजली का लगा कि नहीं लगा, चकर्ड प्लेस कहाँ ढीली है कहाँ मजबूत है, वो सब वो गिन रहे। तो चलो ठीक है, तब हमला कर रहे थे। बाद में लोगों ने देखा, और एक दो व्यक्ति ने नहीं देखा, कोई एक चैनल वाले, कोई एक मीडिया वाले, 200-400 हजार यूट्यूबर, वो नहीं देखे। करोड़ों लोग प्रतिदिन जाकर लगभग 1.5 महीने के कुंभ में उसी शहर में हैं, और उसके दौरान वो अयोध्या, काशी, विंध्याचल, नैमिषारण्य वो सब होकर आ रहे हैं, और उसके बाद आप इस तरह से कर रहे हैं। ये ममता बनर्जी और जो खड़गे जी और लालू यादव हैं, इन्होंने पाप किया है, हिंदू आस्था पर हमला किया है। और यकीन मानिए, कभी कभी लगता है ना कि भाई कैसे कुछ बदल जाता है। इनको सबको इसका जो कहते हैं ना कि राजनीतिक दंड भुगतना पड़ेगा। इसमें कहीं कोई कहने की बात नहीं हो सकता। मेरी बात या अतिशयोक्ति लग रही है, लेकिन बताइए, लालू यादव को बोलने की आदत है, भब भब करके बोल दिए फालतू का कुंभ है। ये जो लोग गठरी लादे हुए चले जाते हैं, अपने बच्चों को, अपने बुजुर्गों को लेकर वहां चले जाते हैं, उनके लिए वो फालतू का कुंभ है। आप बैठ गए, आप नेता हो गए, एक राज्य में आपकी लंबे समय तक सत्ता रही, तो आपको यह तमाशा करना है। ममता बनर्जी सदन में खड़ी होकर कह दी थी कि वो मृत्यु कुंभ है, वहां कोई मरने के लिए जा रहा है। और ये तमाशा जब होता है तो लोगों को लगता है कि हमारी आस्था के साथ ये लोग जब परमानेंट सत्ता में रहे होंगे तो कितना मजाक उड़ाते रहेंगे। जब आज ये कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी हैं, योगी आदित्यनाथ हैं, भाजपा की सरकार है, हिंदुओं के साथ खड़ी हो जाती है, तब सोचिए आप। और खड़गे जी कह रहे हैं कि गरीबी नहीं मिटती, भाजपा के नेता जा रहे हैं, खड़गे जी को कुछ टैग भी कर दे रहे हैं। अब उन सबको बताएं कि वो गरीबी उनकी कुछ कम हुई या नहीं हुई। मुझे लगता है इससे बचना चाहिए था। जो हमेशा ये दल फ्रॉड सेकुलरिज्म के नाम पर हिंदुओं का अपमान करते हैं, हिंदुओं की आस्था को कमजोर करने की कोशिश करते हैं, ये कतई ठीक नहीं। ये सीधे सीधे पाप है और इसका प्रायश्चित तो करना। लेकिन हिंदुओं की आस्था कहां कमजोर हुई? अगर इनके बयानों का कोई असर होता
तो आज ये आंकड़ा 63 करोड़ तक नहीं जा रहा होता। आज वहां पर जो अभी इस वक्त आप तस्वीर भी देख रहे हैं, भाई इस महाकुंभ में इतने लोग हैं, हाथ हिलाते हुए, खुश होते हुए, कैमरा की तरफ देखते हुए, मुस्कुराते हुए विनोद जी आगे नहीं बढ़ रहे होते। क्या विपक्ष को यह संदेश नहीं दिखाई देता? देखिए, भारत एक धर्म प्राण, आस्था प्राण देश है और भारत में धर्म को लेकर के हमेशा एक संवेदनशीलता रही है और इसलिए महाकुंभ में अगर 50 करोड़ 60 करोड़ लोग आए हैं, स्नान कर रहे हैं, तो ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। निश्चित रूप से सराहनीय है कि लोग आए हैं, लेकिन राजनीति कुंभ को लेकर के अगर हो रही है तो दोनों तरफ से हो रही है। अब धर्म की आलोचना को लेकर के कहा जा रहा है, भाई इस हिसाब से भी इस देश में दयानंद सरस्वती को होना ही नहीं चाहिए था, जिन्होंने सत्याग्रह प्रकाश लिखी। इस हिसाब से तो इस देश में विवेकानंद को नहीं होना चाहिए था, जिन्होंने कहा गीता पढ़ने से बेहतर है नौजवान फुटबॉल खेलें। फिर इस हिसाब से तो अंबेडकर को नहीं होना चाहिए था, उस हिसाब से कबीर को नहीं होना चाहिए था। फिर तो मतलब भारत में मैं लालू यादव और ममता बनर्जी के बयान की तस्दीक नहीं कर रहा हूँ, वो तो राजनीति कर रहे हैं विपक्ष की, और उनको मतलब कम से कम बचना चाहिए। मैं सहमत हूँ हर्षवर्धन जी की बात से कि राजनेताओं को बचना चाहिए इस तरह से, लेकिन दोनों राजनेताओं को बचना चाहिए कि भाई धर्म की आलोचना या आडंबर की आलोचना या पाखंड की आलोचना अलग अलग चीजें हैं। कबीर ने भी तमाम सारी चीजें कही, तुलसी ने कही। कहाँ है सर? नहीं, मैं कबीर और मैं देखिए कबीर दास जी और मैं इसको आडंबर नहीं कह रहा हूँ। विनोद जी कह रहे हैं, मैं कह देता हूँ, विनोद जी कहेंगे आपने वही छेड़ दिया, वो जो IITN बाबा है उस पे करिए ना, ये पाखंडी हैं, ये धूर्त हैं। अरे उस पर हो भी तो रहा है, तो हो रहा है। आप देखिए सोशल मीडिया भरा पड़ा, जो पाखंड कर रहा है उसको प्रसाद भी जनता ही दे रही है। नहीं, लेकिन ये कहना कि धर्म के पर सवाल ही ना उठे, धार्मिक कर्मकांड पर या उस पर, ये सर, ये तो इस देश में धर्म के कर्मकांड पर भी सवाल उठे हैं। और आप नहीं कह सकते ना, लेकिन मृत्युकुंभ का मैं समर्थन कहाँ कर रहा हूं, मैं तो गलत कह रहा हूं। मृत्युकुंभ बिल्कुल नहीं कहना चाहिए। हाँ, उनको आलोचना करनी थी अगर ममता बनर्जी को, तो ये कह सकती थी कि कुंभ में जो लोग मारे गए हैं उनके बारे में सरकार सही जानकारी दे, पूरी जानकारी दे, ये कहना चाहिए बजाय ये। तो ये विश्लेषण का इस्तेमाल उनको नहीं करना चाहिए था, लेकिन कोई सवाल ही ना खड़ा करे, कोई बोले ही ना, ये भी एक अतिरेक है। नहीं, आप व्यवस्था, ये अतिरेक है। व्यवस्था पर सवाल खड़ा होना चाहिए, व्यवस्था पर सवाल खड़ा करें, लेकिन कुंभ को आप फालतू कह दें और उसके बाद फिर आप अपना झोली फैलाकर चले जाए, जनता से कहें कि आप हमें वोट दे दें। भाई कमंडल कुछ नहीं होता, सनातन कुछ नहीं होता, फिर आप ये कहने लगे डेंगू मलेरिया है, उसके भी समर्थन के लिए आप खड़े हो जाए, फिर आप ये कह दें। तो फिर अम्बेडकर की पूजा बंद कर दीजिए, फिर रिडल्स ऑफ हिंदुइज्म में उन्होंने सब कुछ लिखा है, फिर बंद कर दीजिए भाई। फिर तो अगर आप इतना जो है अफसर, मैं किसी व्यक्ति की पूजा के पक्षधर नहीं हूं, पूजा किसी व्यक्ति की पूजा हो उसके मैं पक्षधर नहीं हूं। इसलिए इस देश में लेकिन जो सनातन को डेंगू मलेरिया कहेगा और उसके समर्थन में बाकी विपक्षी दल खड़े रहेंगे, मैं उसकी आलोचना करूंगी। तो सनातन को डीएमके ने कहा और सारी सीटें जीत गई वहां पर लोकसभा चुनाव में, कहा ना। तो हर तरह के लोग इस देश में है भाई। 125 करोड़ से 150 करोड़ लोगों में एक ही धारा के लोग नहीं है ना, हर तरह के लोग हैं। अगर 60 करोड़ लोग गए हैं तो 60 करोड़ नहीं भी गए हैं, आप ये भी तो देखो ना। ठीक है, एक और खबर है उत्तर प्रदेश विधानसभा से जुड़ी हुई। आज उस वक्त उत्तर प्रदेश विधानसभा में हंगामा शुरू हो गया जब डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने मुलायम सिंह यादव की एक टिप्पणी को सदन में दोहरा दिया। दरअसल ब्रजेश पाठक ने कहा कि समाजवादी पार्टी के लोग मुलायम सिंह का सम्मान करते हैं, उनकी हर बात मानते हैं, तो क्या उनके उस बयान को भी मानेंगे जो उन्होंने कहा था कि लड़कों से गलती हो जाती है। और फिर क्या था, सदन में जबरदस्त हंगामा शुरू हो गया। आप पहले सदन की पूरी कार्रवाई देखें, ये हंगामा भी देखें। ये माननीय अच्छा, नेताजी का सम्मान तो बहुत किया आपने, अभी चर्चा किया कि नहीं किया? नेताजी की सब कही बात मानते हैं ना? मानते हैं ना? बोलो मानते हैं? वो वाली भी मानोगे? लड़कों से गलती हो जाती। पुरानी बातें ये माननीय मंत्री जी जब बोलते हैं तो ऐसी भाषा बोलते हैं कि व्यवधान पैदा हो जाए। अब वो बातों को यहाँ क्या उठा, कौन बड़ी बात थी जो ये सब कहने के लिए? और मुलायम सिंह जी सम्मानित रहे हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं, आपकी सरकार ने उनको सम्मानित भी किया है। ये सब क्या आप ऐसी बातें बोलते हैं? ये देखिए एक बहुत गंभीर टिप्पणी थी। अब ब्रजेश पाठक का विजय जी इस तरीके से ऐसी गंभीर टिप्पणी करते ना, हालांकि बड़ी शालीनता से उस तरफ से भी इसका जवाब दिया गया। घमासान तो होना ही था। वो ऐसा नहीं है कि ब्रजेश जी नहीं जानते थे, ब्रजेश जी तो चाहते थे कि घमासान हो। हाँ, क्योंकि पॉलिटिशियन जितने भी होते हैं जो बहुत अनुभवी होते हैं
वो जब समझते हो कि सरकार कहीं पर सवालों के घेरे में आने वाली हो तो बेहतर होता है कि डिरेल किया जाए। विपक्ष में जो लोग बैठे होते हैं वो डिरेल करते हैं इसलिए क्योंकि उनकी बात में दम नहीं है या केवल वो अटकाना चाहते हैं। तो डिरेल करने के लिए भी इस तरह के बयानों का, इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। ये बहुत गंभीर मसला नहीं है, संसद में हर दिन ऐसे की ऐसी घटनाएं होती रहती है और उसका बेसिक पर्पज होता है कि आपको वहाँ से डाइवर्ट कर दे कि जिस इशू पर, मान लीजिए ब्रजेश पाठक जी, मुझे नहीं पता कि किस पर वो चर्चा कर रहे हैं, ब्रजेश पाठक जी को किसी सवाल का जवाब देने में असुविधा हो तो बेहतर है कि उसको आप दूसरे रास्ते पर ले जाएं, चर्चा कर लें। तो अब वो तो बात ठीक है कि जो मुलायम सिंह जी ने कहा कोई गलत बात, उसका भी उन्होंने जिक्र नहीं किया, लेकिन ब्रजेश पाठक जी ने जब कहा है तो उनको पता होगा कि उनकी सरकार ने उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित भी किया है। समीर जी, उन्हीं मुलायम सिंह जी को। ब्रजेश पाठक कोई संघ के संस्कार से या भारतीय जनता पार्टी के संस्कार से निकले हुए नेता नहीं है, वो तो बहुजन समाज पार्टी में रहे, तमाम पार्टी में रह के वो लौटे हैं, तो वो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल सदन में कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि अब विषय क्या था, लेकिन वो कोई ऐसा विषय भी नहीं था कि उन्हें ये बोलना जरूरी था। तो अब जब उन्होंने कहा तो फिर विपक्ष ने भी ये बोला, माता प्रसाद पांडे ने, कि भाई आप ही की सरकार ने मुलायम सिंह यादव को केंद्र सरकार ने सम्मान दिया था। तो मुझे लग रहा है कि ब्रजेश पाठक को ये भी देखना चाहिए कि आप जिसका जिक्र कर रहे हैं उसको तो मोदी सरकार ने सम्मान दिया हुआ है। तो जहां तक हो सके इस तरह की जो पुरानी घटना हो चुकी है, जिसमें विवाद हो चुका है, उससे बच के आप आगे की तरफ देखें। और जो सत्ता पक्ष की तो कोशिश ज्यादातर ये होना चाहिए कि भाई सदन चले। अगर सदन का ही नेता, अगर पार्टी का आपका उप मुख्यमंत्री ऐसे बयान देगा कि जिससे सदन में व्यवधान उत्पन्न होने की पूरी संभावना बने, तो मुझे लगे एक उप मुख्यमंत्री को, एक वरिष्ठ नेता को इस तरह के बयान से बचना चाहिए। और जो दुनिया में नहीं रहे हैं, खासतौर से लोग उसके लिए बचते हैं कि उस तरह पुरानी टिप्पणियों पर आप जाएंगे तो बहुत सारे नेताओं की मैं तो बल्कि ये कहूंगी कि जो विपक्ष के नेता थे उन्होंने बहुत गंभीरता से इसका जवाब दिया। अब आगे नहीं पता मुझे कि कार्रवाई किस तरीके से आगे बढ़ी। फिलहाल कहानी कुर्सी की में इतना ही। हर्षवर्धन जी, विनोद जी, विजय जी, सुबीर जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।